हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम एक्सप्लेन करेंगे 2001 में रिलीज हुई मूवी डबल वैमी को। मूवी स्टार्ट होती है और हम देखते हैं हमारी मूवी के मेन कैरेक्टर रे प्लूटो को, जो कि एक पुलिस डिटेक्टिव है और इस समय वो अपने को वर्कर जेरी के साथ एक बर्गर शॉप पर बर्गर खाने आया है। प्लूटो जैसे ही बर्गर लेने शॉप के अंदर जाता है तभी अचानक से एक चोर वहां पर आकर सभी लोगों को अपनी गन से शूट करने लगता है। प्लूटो जैसे ही उस चोर का सामना करने के लिए अपनी गन निकालता है तो उसकी बैक अकड़ जाती है और एक पोल पर सर टकराने के कारण वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। दरअसल प्लूटो को ये बैक अकड़ जाने की प्रॉब्लम काफी लंबे समय से है। अब रेस्टोरेंट में मौजूद एक छोटा सा बच्चा प्लूटो की गन उठाकर चुपके से उस चोर को वहीं पर शूट कर देता है। इन सब के बाद एजेंसी में प्लूटो का बॉस प्लूटो पर काफी ज्यादा गुस्सा भी होता है और उसे कहता है कि मेयर और कमिश्नर तुम्हारी इस गलती से काफी नाराज हैं, क्योंकि तुम्हारे रहते वहां पर 6 लोगों की मौत हो गई। जिसके बाद प्लूटो का बॉस प्लूटो के सारे केस डिटेक्टिव डिमिट्री को दे देता है और साथ ही प्लूटो का बॉस प्लूटो को तब तक ड्यूटी पर ना आने के लिए बोलता है जब तक कि उसकी ये बैक प्रॉब्लम ठीक नहीं हो जाती। प्लूटो ये बात जैसे ही जेरी को बताता है तो जेरी उसे सलाह देता है कि तुम्हें एक डॉक्टर की नहीं बल्कि एक चायरोप्रैक्टर की जरूरत है। एजेंसी से बाहर आने के बाद मीडिया वाले प्लूटो का काफी मजाक उड़ाते हैं, क्योंकि जो काम प्लूटो नहीं कर सका वो एक 8 साल के बच्चे ने कर दिखाया। अगले सीन में हम एक जोएन नाम के आदमी को देखते हैं जो कि अपनी बेटी मैरी पर काफी ज्यादा गुस्सा हो रहा था, क्योंकि उसकी बेटी मैरी अपनी बॉडी पर एक टैटू बनवाना चाहती थी। तभी वहां पर प्लूटो भी आ पहुंचता है। प्लूटो और जोएन एक दूसरे को काफी अच्छे से जानते हैं, क्योंकि वो सब लोग एक ही बिल्डिंग में रहते हैं। अपने कमरे में पहुंचने के बाद प्लूटो न्यूज चैनल पर देखता है कि वो छोटा लड़का पूरे शहर का हीरो बन चुका है। थोड़े टाइम बाद जेरी प्लूटो को फोन करता है और उसे एक चायरोप्रैक्टर का नंबर देता है। अब अगले दिन हम उस बिल्डिंग में 2 लड़कों क्लाइड्स और ड्यूक को देखते हैं, जो मिलकर एक किडनैपिंग मूवी स्क्रिप्ट तैयार कर रहे थे। उधर प्लूटो उस चायरोप्रैक्टर के क्लिनिक में चला जाता है, जहां पर उसकी मुलाकात होती है डॉक्टर एन से। डॉक्टर एन प्लूटो के एक्सरे चेक करने के बाद उसे उसकी प्रॉब्लम के बारे में बताती है और अपना ट्रीटमेंट शुरू करती है, जिसके साथ ही वो प्लूटो से कहती है कि चायरोप्रैक्टर एक लाइफ टाइम क्लाइमेट है। अगले सीन में हम मैरी को देखते हैं, जो स्कूल के बाद 2 गुंडों के पास चली जाती है। दरअसल मैरी उन गुंडों से अपने डैड को मरवाना चाहती थी, क्योंकि उसके डैड मैरी को अपनी मनमर्जी नहीं करने देते थे। अगले दिन प्लूटो एजेंसी में जाकर अपने बॉस को डॉक्टर एन का रिकमेंडेशन लेटर देता है, यानी कि अब डिटेक्टिव प्लूटो अपनी ड्यूटी पर वापस आ गया है। जिसके बाद प्लूटो अपने ट्रीटमेंट के लिए फिर से डॉक्टर एन के पास चला जाता है, लेकिन इस बार ट्रीटमेंट करते समय वो दोनों एक दूसरे के काफी करीब आ जाते हैं और एक किस के बाद वो दोनों आगे बढ़ने ही वाले थे कि तभी डॉक्टर एन प्लूटो से कहती है कि मैं तुम्हारे साथ यहाँ पर ऐसा नहीं कर सकती, क्योंकि बाहर 3 पेशेंट मेरा वेट कर रहे हैं, लेकिन अगर तुम चाहो तो हम दोनों डिनर करने कहीं बाहर जा सकते हैं। अब शाम को प्लूटो जोएन के साथ लेक के किनारे फिशिंग करने चला जाता है, जहां पर जोएन प्लूटो को बताता है कि मैं अपनी बेटी से बहुत प्यार करता हूं और मैं ये भी जानता हूं कि वो भी मुझसे बहुत प्यार करती है। लेकिन तभी वहां पर वो दोनों गुंडे आकर जोएन को शूट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन प्लूटो फिशिंग हुक की मदद के साथ उनमें से एक गुंडे पर वार करता है, जिसके बाद वो गुंडे वहां से भाग जाते हैं। अब रात को प्लूटो डॉक्टर एन के साथ एक डिनर डेट पर चला जाता है, लेकिन वहां रेस्टोरेंट में बैठे लोग एन को कुछ पसंद नहीं आते, तो वो प्लूटो के साथ उसके घर चली जाती है, जहां पर उन दोनों के बीच कुछ रोमांटिक सीन भी क्रिएट होते हैं। उधर मैरी की मॉम किसी काम के सिलसिले में घर से बाहर गई हुई थी, जिसका फायदा उठाकर वो गुंडे जोएन को मार डालते हैं और मैरी से अपने पैसे मांगने लगते हैं। लेकिन तभी वो गुंडे नोटिस करते हैं कि जोएन अभी पूरी तरह से नहीं मरा था। वो दोनों जैसे ही उसे मारने की कोशिश करते हैं तभी क्लाइड्स विंडो में से चिल्लाने लगता है कि मैंने तुम्हें देख लिया है, तो वो गुंडे डरकर वहां से भाग जाते हैं।
दरअसल क्लाइड्स ने उन गुंडों को नहीं देखा था, बल्कि वो तो अपनी मूवी के डायलॉग की प्रैक्टिस कर रहा था। उधर डॉक्टर एन और प्लूटो गहरी नींद में सो रहे थे। यहाँ पर प्लूटो के ड्रीम से हमें पता चलता है कि एक रोड एक्सीडेंट में उसकी वाइफ और बेटी की मौत हो गई थी। अब सुबह सुबह ड्यूक प्लूटो के कमरे का दरवाजा खटखटाता है और उसे बताता है कि किसी ने जोएन को मारने की कोशिश की थी। नीचे आने के बाद प्लूटो देखता है कि कुछ ऑफिसर जोएन को लेकर हॉस्पिटल जा रहे थे और डिटेक्टिव डिमिट्री मैरी से पूछताछ कर रहा था। प्लूटो डिमिट्री से कहता है कि तुम मैरी को ज्यादा तंग मत करो। एजेंसी में बॉस को फिर से गुस्सा होते देख प्लूटो अपने बॉस से कहता है कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, क्योंकि उस समय मैं सो रहा था, लेकिन अगर आप इस केस को मुझे दे दें तो मैं इसे हैंडल कर सकता हूं, क्योंकि जोएन मेरा काफी अच्छा दोस्त है। लेकिन प्लूटो का बॉस उसे कहता है कि ये केस डिमिट्री का है और तुम जोएन के बारे में जो कुछ भी जानते हो सब कुछ डिमिट्री को बता दो। लेकिन प्लूटो इस बात से मना करता है। तो डिमिट्री प्लूटो से पूछता है कि मैंने सुना है कि वो लड़की और उसका फादर एक दूसरे के साथ काफी ज्यादा फाइट करते रहते हैं। तो प्लूटो डिमिट्री से कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है जैसा कि तुम सोच रहे हो। जोएन अपनी बेटी से बहुत प्यार करता है। वापस घर आते समय प्लूटो की मुलाकात मैरी और उसकी मॉम से होती है, जो कि हॉस्पिटल जा रहे थे। प्लूटो मैरी से अकेले में बात करते हुए उसे पूछता है कि क्या तुमने उन गुंडों का फेस देखा था और क्या उनमें से एक के फेस पर कोई कट लगा हुआ था या फिर नहीं। दरअसल प्लूटो को लग रहा था कि ये उन्हीं गुंडों का काम है जिन्होंने लेक के किनारे जोएन पर हमला किया था। लेकिन मैरी यहाँ पर नाटक करती है कि उसे इस बारे में कुछ नहीं पता। थोड़े टाइम बाद एन प्लूटो को फोन करती है, लेकिन प्लूटो एन से कहता है कि मुझे नहीं लगता हम दोनों एक दूसरे के साथ रह पाएंगे, क्योंकि मैं अभी इसके लिए तैयार नहीं हूँ। एन सैड होते हुए फोन को काट देती है, जिसके बाद प्लूटो भी काफी सैड हो जाता है। थोड़े टाइम बाद क्लाइड्स और ड्यूक प्लूटो के पास आते हैं और उसे कहते हैं कि हमें हमारी मूवी स्क्रिप्ट पूरी करने के लिए तुम्हारी जरूरत है। प्लूटो को अपने कमरे में लाने के बाद क्लाइड्स और ड्यूक प्लूटो को एक रस्सी के साथ एक कुर्सी पर बांध देते हैं और अपनी स्क्रिप्ट लिखने लगते हैं। लेकिन तभी वहां पर वो दोनों गुंडे भी आ जाते हैं और उनसे कहते हैं कि बताओ वो कौन है जिसने उस रात हमें खिड़की में से देखा था। यहाँ पर प्लूटो चाहते हुए भी क्लाइड्स और ड्यूक की मदद नहीं कर सकता था, क्योंकि वो कुर्सी पर बंधा हुआ था। लेकिन थोड़े टाइम बाद प्लूटो उस रस्सी से छूट जाता है, जिसके बाद वो उन दोनों गुंडों को वहीं पर मार डालता है। यहाँ पर प्लूटो को उनमें से एक गुंडे के पास में से जोएन का पेंडेंट मिलता है, जो कि मैरी ने जोएन को गिफ्ट किया था, जिससे प्लूटो समझ जाता है कि ये वही गुंडे हैं जिन्होंने जोएन को मारने की कोशिश की थी। प्लूटो का बॉस अब प्लूटो से काफी ज्यादा खुश था और अब जल्द ही प्लूटो की प्रमोशन भी होने वाली थी। लेकिन डिमिट्री जेरी से कहता है कि मुझे अभी भी इस केस में कुछ मिसिंग लग रहा है, क्योंकि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग उस गुंडे के फेस पर बना हुआ कट सिर्फ 2 दिन पुराना है। तो उस रात मैरी ने वो नोटिस कैसे नहीं किया। मगर यहाँ पर जेरी को लग रहा था कि शायद डिमिट्री प्लूटो से जेलस फील कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ अब हॉस्पिटल में जोएन को होश आ चुका था, तो प्लूटो उसे उसका पेंडेंट वापस करता है। मैरी अपने डैड को पेंडेंट पहनाते हुए काफी ज्यादा रोने लगती है, यानी कि उसे अपनी गलती का एहसास हो चुका था। इन सब के बाद प्लूटो डॉक्टर एन से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन वो प्लूटो से बात नहीं करना चाहती थी। तो वो एन की असिस्टेंट से कहता है कि मैं शाम को लेक के किनारे उसका इंतजार करूंगा। अब शाम को काफी समय बीत जाने के बाद प्लूटो को लगता है कि शायद एन यहाँ पर नहीं आने वाली, कि तभी अचानक से उसकी बैग फिर से अकड़ जाती है। थोड़े टाइम बाद वहां पर एन आ जाती है और प्लूटो को संभालते हुए वापस उसे प्लूटो के घर ले जाती है, जहां पर हमारी ये मूवी खत्म हो जाती है। वेल दोस्तों, कैसी लगी आपको ये वाली मूवी? कमेंट बॉक्स द्वारा हमें अपना कीमती सुझाव जरूर दीजिएगा। और अभी तक वीडियो को लाइक न किया हो तो यार वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। और हाँ दोस्तों, आने वाली मूवीज के अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब कर लें, लेकिन साथ में आए बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा, जिससे कि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहेंगे। थैंक यू।